बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगला हफ्ता बहुत अहम है, उस पर कई बार बात हो चुकी है। आखिरी 2-3 वीडियोज़ में बता चुका हूँ आपको कौन सा केस किस दिन होगा। लेकिन इस दौरान एक और बड़ी पेशरफ्त हुई है और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के अहम तरीन साथी उनका साथ छोड़ गए हैं। उन्होंने जो परसों प्रेस रिलीज़ जारी की है, उसमें मज़म्मत भी है, उसमें धमकी भी है, उसमें रिएक्शन भी है, उसमें बहुत कुछ है। देखें, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का जब उनका रेफरेंस उनके खिलाफ आया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और वो रेफरेंस बहुत तगड़ा रेफरेंस था, वो कोई छोटा रेफरेंस नहीं था। वो तगड़ा रेफरेंस इसलिए था कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की अहलिया और बच्चों की प्रॉपर्टीज़ बैरून मुल्क थी, जो सामने आ गई थी, जिनको काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने डिक्लेयर नहीं किया हुआ था। और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने बाद में ये एक्सेप्ट भी कर लिया, एडमिट भी कर लिया कि जी बिल्कुल मेरी बीवी और मेरे बच्चों की प्रॉपर्टीज़ हैं बैरून मुल्क। उस पर उनसे जवाब मांगा गया था कि हजूर कहाँ से आए हैं ये झुमके, किसने पहनाए हैं झुमके, उसी तरह से कि कहाँ से आए हैं ये पैसे, कैसे भिजवाए हैं ये पैसे, कहाँ से आई हैं ये प्रॉपर्टीज़, रसीदें दिखाएं। बिल्कुल ये उसी तरह का केस था जिस तरह का केस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का था कि आपके बीवी बच्चों के आपकी फैमिली के जो बैरून मुल्क असासे और जायदादें और कारोबार हैं, ये पैसा कहाँ से आया है। देखें, ये बात बुनियादी तौर पर समझने वाली है कि पाकिस्तान का कानून ये कहता है, या नैब का जो कानून है वो ये कहता था, क्योंकि अब तो आपको पता है कि जब राज आया चोरों डाकुओं और लुटेरों का, तो उसमें भी तरमीम कर दी गई। ये एक बुनियादी नुक्ता आप समझिएगा कि पाकिस्तान के कानून में यह है, शायद बाहर भी इससे सख्त कवानीन होंगे, और वैसे तो दुनिया भर में कवानीन करप्शन और लूट मार के खिलाफ सख्त हो रहे हैं, और पाकिस्तान में चोरों डाकुओं और लुटेरों को इस मुल्क में मुसल्लत करने के लिए, ढील देने के लिए यहाँ पे कवानीन को ख़त्म किया जा रहा है। अब मामला ये था कि ये पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि अगर एक पब्लिक ऑफिस होल्डर है, एक बंदा एक ऐसे ओहदे पे बैठा है जहाँ पे उसके वो पैसा कमा सकता है, वो दो नंबरी कर सकता है, वो करप्शन कर सकता है, वो मतलब कोई जज भी हो सकता है, वो कोई वजीर भी हो सकता है, कोई मुशीर भी हो सकता है, कोई ब्यूरोक्रेट भी हो सकता है। जिस जगह पे वो बैठा है, जिसके पास बहुत ज़्यादा ताकत है, इख्तियार है, और वो उस इख्तियार या ताकत के गलत इस्तेमाल के लिए वो रिश्वत ले सकता है, तो अब ज़ाहिर है जो रिश्वत लेगा, ये एक बार मियाँ साहब ने भी शायद कहा था कि जो पैसा कमाता है वो अपने बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टीज़ नहीं बनाता, और ये बात दुरुस्त है। वो अपने नाम पे नहीं बनाता, वो अपने बीवी बच्चों के नाम पे बनाता है। सॉरी, मेरी गलती है कि जो पैसा इस तरह लेता है वो अपने नाम पे नहीं बनाता प्रॉपर्टीज़, वो हमेशा बीवी बच्चों के नाम पे बनाता है। तो फिर एक कानून ये है कि अगर किसी के बीवी बच्चों के नाम पे भी प्रॉपर्टी सामने आ जाएंगी, तो उसको उसका सोर्स ऑफ इनकम देना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको बताना है कि यार अगर मेरे बच्चे का ये घर है लंदन में, यूके में कहीं पे, या कहीं किसी और मुल्क में है, अमेरिका में है, किसी मुल्क में है, दुबई में है, अगर ये प्रॉपर्टी मेरे बच्चों की है या मेरी बीवी की है, तो ये मेरे बच्चों की का सोर्स ऑफ इनकम था। मेरा बेटा जो है वो वकालत करता था, या मेरी बेटी वकालत करती थी, मेरा बेटा ये जॉब करता था, ये उसका बिजनेस था, ये डिक्लेयर्ड चीज़ है, ये उसने टैक्स दिया हुआ है, ये उसकी बचत है, ये उसकी कमाई है, और इससे उसने ये प्रॉपर्टी बनाई है। और अगर बीवी की है तो वो भी इसी तरह से कि जी मेरी बीवी को उसके मेके से ये जी कोई हिस्सा मिला था, कोई गिफ्ट मिला था, कोई पैसा मिला था, इससे उसने ये बनाया है, ये बैंकिंग चैनल से ट्रांसफ़र हुई, ये सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि अगर पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है उसके बीवी बच्चों के कोई जायदादें सामने आ जाती हैं और वो उसको अपने हलाल के ज़राए नहीं बता सकते, उसके बच्चे और उसकी बीवी, तो फिर ये समझा जाएगा कि पाकिस्तान के कानून की नज़र में कि ये पैसा बेसिकली इसका था, इसने कमाया, इसने दो नंबरी से कमाया, इसने करप्शन से कमाया, इसने लूट मार से कमाया, जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है, और इसने कमा के और उनके नाम पे प्रॉपर्टीज बनाई हुई हैं ताकि मैं पकड़ा ना जाऊँ। ये अंडरस्टूड है पाकिस्तान के कानून में। अब जब काजी साहब का आ गया कि काजी साहब के बीवी बच्चों की प्रॉपर्टीज और वो एडमिटेड फैक्ट भी हो गया, तो उसके ऊपर ये हुआ कि काजी साहब से पूछा गया कि आप बताएं। उसके ऊपर काजी साहब ने कहना शुरू कर दिया कि जी मैं इसलिए जवाब नहीं दूंगा क्योंकि ये मेलाफाइडी है, ये बदनीयती है, और क्योंकि मैंने फैज़ाबाद धरना केस का फैसला दिया था जिसमें मैंने बताया था कि इस धरने के पीछे ISI है, इस धरने के पीछे इस्टेब्लिशमेंट है, इस धरने के पीछे जनरल फैज़ है, तो मैंने क्योंकि वो फैसला दिया था और उस फैसले की बुनियाद पे मेरे खिलाफ ये रेफरेंस बना दिया गया, मैं इसका जवाब ही नहीं दूंगा क्योंकि ये जो है अपना इस तरह से ये बनाया गया, बदनीयती पे मबनी है और सारा कुछ। अब ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहले डिसाइड हुआ, वो 7-3 से हुआ था, 7 जजेस ने ये मामला भेज दिया था FBR को कि आप इनकी एहलिया से, इनके बच्चों से पूछें, और अगर कोई फ़र्क आया इनके जो बीवी और बच्चे बताएंगे और फ़र्क आया तो आप एक रिपोर्ट देंगे, वो रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएगी और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये फैसला करेगी कि काजी साहब के से तल्लुक बनता है या नहीं बनता, क्या है क्या नहीं है। उसके बाद रिव्यू आया, रिव्यू में हुआ ये कि 3 जजेस मैनेज कर लिए गए और वो मैनेज हो गए और वो दूसरी तरफ चले गए। अच्छा, वो मैनेज होने वाले में कौन कौन था? एक उनमें से मंजूर मलिक साहब थे और एक जस्टिस मजहर आलम मियां खेल साहब थे,
और ये दो जजेस जो हैं वो रिव्यू में नज़रसानी में काजी साहब के हक में चले गए। और ये दोनों जजेस जो रिटायर हो चुके हैं, मंजूर मलिक साहब और मंजूर मलिक साहब और मज़हर आलम मियां खिल साहब, मज़हर आलम मियां खिल साहब को भी निगरान हुकूमत ने अभी ये जो नून लीग के तसलसल थी उसने बड़े अहम मुद्दे पे लगा दिया हुआ है। सरकारी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस अब उनके पास हैं, उनके पास इख्तियारात हैं, उनकी तनख्वाह भी अच्छी खासी होगी, प्रोटोकॉल और वो सारी चीज़ें होंगी, घर शर बहुत कुछ होगा उसमें जो उनको नवाजा गया। और दूसरा, उन्होंने जो मंजूर मलिक साहब थे उनको काजी साहब ने जुडिशल कमीशन का जो एक रिटायर्ड जज मेंबर होता है उनको यहाँ पे जुडिशल कमीशन के मेंबर के तौर पर उनको लगा दिया है। ये भी काफ़ी इसमें इख्तियार होता है। ज़ाहिर है जुडिशल कमीशन के एक मेंबर का वोट बहुत अहम होता है, एक वोट से ही कई बार जजेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बनते हैं या नहीं बनते, तो बड़ी ये अहम, बहुत अहम ये वोट होता है और इसमें भी बड़ी ताकत है। मंजूर मलिक साहब को इस तरह से नवाज दिया काजी फाइसा साहब ने, खुद जब बने तो इन्होंने मंजूर मलिक साहब को बना दिया मेंबर। और जो तीसरे जज रिटायर हो चुके हैं अब तक, इनमें से वो तो पहले भी काजी साहब के हक में उन्होंने फैसला दिया था, उन 3 जजेस में वो थे। वो तीसरे जज थे मकबूल बाकिर साहब। मकबूल बाकिर साहब को निगरान वज़ीर आला सिंध लगा दिया गया था, अब भी उनको कहा जा रहा है कहीं और भी नवाजा जाएगा, लगाया जाएगा। तो जो रिटायर्ड हो गए 3 जज ये थे, इनमें से एक बाकिर साहब पहले भी उन 3 जजेस में शामिल थे जिन्होंने काजी साहब के हक में फैसला दिया था, बाद में भी उनके हक वाले में थे। लेकिन 2 जिन्होंने अपना मौक़िफ़ बदला था वो थे मंजूर मलिक साहब और मज़हर आलम मियां खिल साहब, और दोनों को इस वक्त काजी साहब के एक को काजी साहब ने डायरेक्ट खुद नवाज दिया और एक को नून लीग का जो तसलसल था हुकूमत, उन्होंने नवाज दिया मज़हर आलम मियां खिल साहब को। तीसरे जज जिन्होंने अपना मौक़िफ़ बदला था, यानी पहले 7-3 से आया था और फिर 3 जज इधर हो गए थे, तो उनमें से तीसरे जज जो हैं वो, क्योंकि जस्टिस फैसल अरब साहब रिटायर हो गए थे तो उनकी जगह फिर बैठे थे जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब। अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और वो काजी साहब के बहुत ज़्यादा करीब हैं। तमाम अहम केसेस में तकरीबन काजी साहब उनको बिठाते हैं, अमीनुद्दीन खान साहब को, और काजी साहब ने कई अहम केसेस उनकी सरबराही में बेंच बना के उनके हवाले कर दिए। तो इस तरह से उनका भी काजी साहब खुद, मतलब ज़ाहिर है वो उनका काजी साहब के इख्तियार में जो है बहुत सारी चीज़ें बेंच बनाना और सारा कुछ कमेटी में, क्योंकि कमेटी में वो काजी साहब जो है वो जो प्रपोज़ करते हैं लिस्ट, उसमें अब ये बताया जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है अब आप जजेस से उनका मौक़िफ़ नहीं ले सकते या पूछ नहीं सकते या रब्ता नहीं कर सकते, वरना मुनीब अख्तर साहब के बारे में बहुत सवालात हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो क्यों नहीं बेंचेस की तश्कील में काजी साहब के जो सजेस्ट करते हैं उससे खिलाफ क्यों नहीं करते। क्योंकि जो एक मौक़िफ़ सामने आ रहा है जो कुछ लोग समझते हैं, वो कहते हैं कि मुनीब अख्तर साहब इसलिए उसमें मुखालफत नहीं करते क्योंकि मुनीब अख्तर साहब का तो पहले से मौक़िफ़ ये था कि चीफ जस्टिस ही मास्टर ऑफ द रोस्टर है और वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के ख़िलाफ़ थे, ये जो कानून आया था, और इसके ख़िलाफ़ उन्होंने फैसला दिया है। तो क्योंकि मुनीब अख्तर साहब का तो पहले से ही ये मौक़िफ़ है और उस कानून में भी उन्होंने उस कानून के भी ख़िलाफ़ उस केस में वोट दिया कि 3 जजेस की कमेटी जो है वो बेंच बनाएगी और केसेस की फिक्सेशन के हवाले से, तो क्योंकि मुनीब अख्तर साहब वैसे उसके ख़िलाफ़ थे, तो अब मुनीब अख्तर साहब जो है वो इसलिए इसमें मतलब काजी साहब के अगेंस्ट नहीं जाते, क्योंकि अगर मुनीब अख्तर साहब अगेंस्ट जाते हैं बहुत सारी चीज़ों में, तो फिर अगर मुनीब साहब अगेंस्ट जाएंगे तो फिर मंसूर अली शाह साहब भी शायद उनसे एग्री कर जाए मुनीब अख्तर साहब से, और फिर काजी साहब जो है वो अकेले रह जाएंगे, तो फिर बेंचेस जो बनेंगे वो मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब की मर्जी से बनेंगे। यहाँ तक कि अगर मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब ये डिसाइड कर लें कि ये केस ये बेंच सुनेगा तो वही बेंच सुनेगा। अगर वो बेंच ऐसा बना दें कि काजी साहब कोयटा बैठ के केसेस सुनेंगे तो काजी साहब कोयटा बैठ के केसेस सुनेंगे, कमेटी ने फैसला करना है। लेकिन बताया जाता है और इतलात तैयारी है कि मुनीब अख्तर साहब किसी मामले में रेजिस्ट नहीं करते, जिस पे बड़ी हैरत है, क्योंकि कानून तो अब वो मौजूद है। ठीक है, मुनीब अख्तर साहब का डाइसेंट अपनी जगह पे, उनका मौक़िफ़ अपनी जगह पे, कि उनकी वाली जजमेंट भी है कि मास्टर ऑफ द रोस्टर जो है वो चीफ जस्टिस है, लेकिन अब तो कानून तो मौजूद है। तो यहाँ पे मुनीब अख्तर साहब का रोल बहुत अहम है कि मुनीब अख्तर साहब जो है, या शायद गो के मुनीब अख्तर साहब ऐसे बिल्कुल नहीं है जो हमने देखा है, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो उनको कोई जिस केस में वो बैठे हैं वो पूरी जुर्रत के साथ बैठे हैं, पूरी बहादुरी के साथ बैठे हैं, उसमें मुखालफत नहीं करते, क्योंकि मुनीब अख्तर साहब का तो पहले से मौक़िफ़ ये था कि चीफ जस्टिस ही मास्टर ऑफ द रोस्टर है और वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के ख़िलाफ़ थे, ये जो कानून आया था, और इसके ख़िलाफ़ उन्होंने फैसला दिया है। तो क्योंकि मुनीब अख्तर साहब का तो पहले से ही ये मौक़िफ़ है और उस कानून में भी उन्होंने उस कानून के भी खिलाफ उस केस में वोट दिया कि 3 जजेस की कमेटी जो है वो बेंच बनाएगी और केसेस की फिक्सेशन के हवाले से, तो क्योंकि मुनीब अख्तर साहब वैसे उसके खिलाफ थे, तो अब मुनीब अख्तर साहब जो है वो इसलिए इसमें मतलब काजी साहब के अगेंस्ट नहीं जाते, क्योंकि अगर मुनीब अख्तर साहब अगेंस्ट जाते हैं बहुत सारी चीज़ों में, तो फिर अगर मुनीब साहब अगेंस्ट जाएंगे तो फिर मंसूर अली शाह साहब भी शायद उनसे एग्री कर जाए मुनीब अख्तर साहब से, और फिर काजी साहब जो है वो अकेले रह जाएंगे, तो फिर बेंचेस जो बनेंगे वो मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब की मर्जी से बनेंगे। यहाँ तक कि अगर मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब ये डिसाइड कर लें कि ये केस
ये बेंच सुनेगा तो वही बेंच सुनेगा। अगर वो बेंच ऐसा बना दें कि काजी साहब क्वेटा बैठ के कैसे सुनेंगे तो काजी साहब क्वेटा बैठ के कैसे सुनेंगे, कमेटी ने फैसला करना है। लेकिन बताया जाता है और इतलात तैयारी है कि मुनीब अख्तर साहब किसी मामले में रेजिस्ट नहीं करते, जिस पे बड़ी हैरत है, क्योंकि कानून तो अब वो मौजूद है। ठीक है, मुनीब अख्तर साहब का डाइसेंट अपनी जगह पे, उनका मौकफ अपनी जगह पे, कि उनकी वाली जजमेंट भी है कि मास्टर ऑफ द रोस्टर जो है वो चीफ जस्टिस है, लेकिन अब तो कानून तो मौजूद है। तो यहाँ पे मुनीब अख्तर साहब का रोल बहुत अहम है कि मुनीब अख्तर साहब जो है, या शायद गो के मुनीब अख्तर साहब ऐसे बिल्कुल नहीं है जो हमने देखा है, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो उनको कोई जिस केस में वो बैठे हैं वो पूरी जुर्रत के साथ बैठे हैं, पूरी बहादुरी के साथ बैठे हैं।